इन सभी वीडियोस को देखकर बहुत मजा आया होगा ना, और मैं जानता हूं आपका कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव हुआ होगा। तो चलिए मेरे बच्चों, आपके इस कॉन्फिडेंस को और थोड़ा इजाफा दे देते हैं। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आज सबसे बेहतरीन टॉपिक, प्रेपोजिशन। बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। तो प्रेपोजिशन आपके एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। सारे के सारे क्वेश्चंस को ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन भी ध्यान से करना है, ताकि आप एग्जाम्स में बेहतरीन लेवल पर स्कोर कर सके। आइए मेरे बच्चों, पहले कॉन्सेप्ट पर कहानी शुरू करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है अमंग और बिटवीन का। बिल्कुल बेसिक डिफरेंस आप सभी बच्चों को पता है कि बिटवीन जब दो की बात कही जाती है और जब अमंग के बारे में हम बात करते हैं तो अमंग की कंसीडरेशन दो के ज्यादा से बात करता है। जब बिटवीन की हम बात करते हैं, कभी कभी हमारे सामने संख्या दो से ज्यादा की भी हो सकती है, लेकिन इनके बीच जो कंसीडरेशन है टू एट अ टाइम की होती है, यानी कि एक बार में दो की कंसीडरेशन है। और अगर हम किसी की बात कुछ इस तरीके से करें कि इतने सारे लोग हैं और उनके बीच में एक सितारा है, तो भैया इस पॉइंट को हम लोग अमंग के साथ जस्टिफाई करते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन पर भी काम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू टू पीपल, थिंग्स और ग्रुप्स। आगे लिखा हुआ है जब दो या दो से ज्यादा के बारे में हम बात करते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर मोर देन टू, दो से ज्यादा के लिए भी ये काम करता है। व्हेन द रिलेशनशिप इज इंडिविजुअल एंड डिस्टिंक्ट। मैंने आपको ये बता ही दिया है कि अगर मान लीजिए हमारे सामने ये लोग हैं और इनके बीच में दो के बीच की कंसीडरेशन, तो बिटवीन हम यूज करते हैं। अमंग हम यूज करते हैं व्हेन रेफरिंग टू मोर देन टू पीपल, थिंग्स और ग्रुप्स एज अ कलेक्टिव और इंस्टिंक्ट ग्रुप। पहला सवाल हमारे सामने आता है मेरे बच्चों, द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द असाइनमेंट्स बिटवीन द 5 स्टूडेंट्स Who were present in the class today। देखो मेरे बच्चा, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये लिखी हमारे सामने वर्ब है। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हमारे सामने असाइनमेंट्स हो गया मेरे बच्चे। आगे हमारे सामने लिखा है 5 स्टूडेंट्स को दिया गया है ये होमवर्क। रिलेटिव प्रोनाउन हु स्टूडेंट्स को रिलेट कर रहा है, जिसकी वजह से वर आगे के साथ लिखा हुआ प्रेजेंट सही काम कर रहा है। अब मेरे बच्चों, यहां पर इस असाइनमेंट्स की बात कही जा रही है 5 लोगों के लिए, तो बिटवीन सर ये रेसिप्रोकल बिहेवियर नहीं है, इसीलिए हमें यहां पर लिखना होगा अमंग। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम काम करते हैं। द प्रॉपर्टी वाज इक्वली डिवाइडेड अमंग हर 2 सन्स। जब बात दो बच्चों की ही है तो इक्वली दो के बीच रेसिप्रोकल बिहेवियर हमें देखने को मिलता है, तो इसी को हम बिटवीन के साथ यहां पर मार्क करते हैं। आगे हमारे सामने लिखा आफ्टर हर डेथ। आफ्टर भी एक प्रेपोजिशन है, एज स्टेटेड इन द विल, जैसा कि विल में कहा गया है। ठीक है बच्चों, अब ये दो प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क में करने हैं, तो चलिए चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 की ओर मेरे बच्चों। सर्टेन वर्ब्स टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट विदाउट अ प्रेपोजिशन। अब देखो इसके पीछे की क्या कहानी है। देखिए मेरे बच्चों, वर्ब अपने आप में दो तरीके की होती है। एक वर्ब जिसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा हम लोगों को लिखना पड़ता है नाउन या फिर प्रोनाउन। जब नाउन या प्रोनाउन को हम लिखने की कोशिश करते हैं तो इनके बीच कभी प्रेपोजिशन नहीं लिखी जाती, और जब इंट्रांजिटिव वर्ब हमारे सामने लिखी हुई नजर आती है तो हमारे सामने अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन हमें देखने को मिलता है तो हम इसके साथ प्रेपोजिशन लगाकर इसे एडजेक्टिव या एडवर्ब कैटेगरी में लेकर चले जाते हैं। ठीक है बच्चे, अब अगर आप लोगों के सामने लिखा हो मेरे बच्चों, मैंने आपको कहा आई रोट अ लेटर, तो आप कहेंगे मैंने क्या लिखा। आप कहेंगे सर सब्जेक्ट है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, मैंने क्या लिखा, अ लेटर लिखा, यानी कि ये इसका अपना ऑब्जेक्ट है जो कि कायदे से नाउन है। अब जब ऑब्जेक्ट इसके पास सीधा सीधा आ गया तो यहां पर आपको कोई भी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। मैं अगर आपके सामने एक छोटी सी बात कहूं, आई डिस्कस्ड, मैंने आपके सामने लिखा आई डिस्कस्ड ब्लैंक द मैटर, तो आप कहेंगे सर इस लिखे हुए सेंटेंस में मैंने क्या डिस्कस किया, क्या का आंसर देने वाला ये सीधा ऑब्जेक्ट है जो कि नाउन है। तो नाउन अगर सीधा आ गया तो आपको यहां किसी भी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। तो मेरे बच्चों, यहां से हमें क्या समझ आया, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमें सीधा नाउन प्रोनाउन लिखना होता है जो उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऐसे ही हमारे सामने वर्ब्स हैं, इनका हमें ध्यान रखना है। ऐसी वर्ब्स के साथ टू, विद, अबाउट, एट, ऐसी प्रेपोजिशंस की हमें कतई जरूरत नहीं है मेरे बच्चों। ठीक है, और इसके अलावा अगर और भी हम वर्ब्स के बारे में बात करते हैं, जैसे रीच, रिडिक्यूल, वायलेट, डिस्क्राइब, सक्सीड, रेसिस्ट, रिजेंबल, एंटर, कंट्रोल, डिस्कस, साइन, डायरेक्ट, इन्वेस्टिगेट, एंश्योर, ज्वाइन, ऑर्डर, डिमांड, परवेड, ऐसी और भी वर्ब्स हैं। तो उन सभी वर्ब्स के साथ हम लोगों को
किसी भी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं होती मेरे भाई। आइए मेरे बच्चों, इसी बेसिस पर हम क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करते हैं। समीर डिस्क्राइब्ड अबाउट द इंसिडेंट टू द पुलिस ऑफिसर। समीर सब्जेक्ट है, डिस्क्राइब्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसका ऑब्जेक्ट क्या है, द इंसिडेंट अबाउट की हमें जरूरत नहीं है। आप इन बातों को ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मैं डिस्कस के बारे में आपको बताऊं तो डिस्कस का मतलब होता है टू टॉक अबाउट, तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि इसके अर्थ में ही छिपा हुआ है अबाउट, तो फिर आपको डिस्कस के साथ अबाउट लिखने की जरूरत नहीं है। आप इसको ऐसे भी रट सकते हैं, ऐसे भी इसको तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। काव्या रीच के बाद हम लोगों को सीधा लिखना है नाउन, तो आपको यहां पर टू लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है मेरे बच्चों, 2 क्वेश्चन होमवर्क में बनाइएगा। इसी के अलावा और भी हिंट मैं दे देता हूं, तो ऐसी वर्ब्स की हिंट मैं आप लोगों को यहां पर दे देता हूं मेरे बच्चों, ताकि आप लोगों के एग्जामिनेशन टाइम में ये जल्दी जल्दी याद भी आ जाएं। ऐसी वर्ब्स की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं रीच, एंटर, डिस्कस, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, अलाउ, आंसर, एक्सपेक्ट, राइट। ठीक है बच्चे, और भी कई सारी आप इस तरीके की वर्ब्स लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो इन वर्ब्स के साथ आप लोगों को किसी भी अन्य प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है, ये अपनी जगह बिल्कुल सीधी सीधी ऑब्जेक्ट लेकर चलने का काम करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए भाई अब चलते हैं मेरे भाई अगले कॉन्सेप्ट की ओर। कॉन्सेप्ट नंबर 3 हमारे सामने आ रहा है। ये हमें कहता है प्रेपोजिशन एग्रीमेंट रूल। प्रेपोजिशन का एग्रीमेंट कैसे हम मेंटेन करके चलते हैं। देखिए बच्चों, हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंसेस के अंदर कभी कभी होता क्या है, हम लोगों को किसी भी सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का यूज करना पड़ता है। कंजंक्शन के नाम पर क्या मिलता है, कभी हमें और लिखा हुआ मिलता है, कभी बट लिखा हुआ मिलता है, कभी हमें एंड लिखा हुआ मिलता है। अगर हम ऐसे ही और भी बात करते हैं तो कभी कभी कोरिलेटिव्स में नॉट ओनली बट ऑल्सो भी लिखा हुआ मिलता है। अब मजेदार बात यह है मेरे बच्चों कि अगर इससे पहले कोई ऐसी वर्ब, कोई ऐसा एडजेक्टिव या फिर कोई ऐसा नाउन हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है, जिसके बाद हमें फिक्स प्रेपोजिशन यूज करनी होती है, और इस लिखे हुए कंजंक्शन के बाद कोई भी वर्ब, कोई भी एडजेक्टिव या कोई भी नाउन जिसके साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन हमें लिखनी पड़ती है, तो हम इन दोनों को अलग अलग लिखते हैं। इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, इसको आप लोग अवॉइड नहीं कर सकते, आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अगर मैं आपको कहूं शी इज सीनियर एंड मोर एक्सपर्ट देन राज, अब इस लिखे हुए सेंटेंस में आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर देखो पहली बात तो कंपैरिजन हो रहा है ना सर, मोर एक्सपर्ट के साथ देन अपनी जगह बिल्कुल सही है। अब सीनियर के साथ हम लोगों को अलग से एक प्रेपोजिशन टू लगानी पड़ेगी, तो हम यहां पर लिख देंगे, समझ रहे हैं। तो आप लोगों को ये जो सेपरेट हमारी प्रेपोजिशंस होती हैं ये आपको मेंशन करनी पड़ती हैं। क्वेश्चन 1 आपके सामने आ रहा है, ही इज बोथ गुड एंड इंटरेस्टेड इन साइंस विच मेक्स हिम एन आइडियल कैंडिडेट फॉर द रिसर्च स्कॉलरशिप। देखिए बच्चा, ही सब्जेक्ट है, इज अपने आप में इसकी एक लिंकिंग वर्ब है। बोथ का मतलब दो की बात कही जाएगी, बोथ के साथ कंजंक्शन हमेशा एंड आता है। जब कोई किसी चीज में एक्सपर्ट होता है तो गुड के साथ हमें एट लगाना पड़ता है। आगे लिखा है इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड किसी चीज में है, इन आपने लगा दिया, ठीक है ना जी। अब मेरे बच्चे एट का ऑब्जेक्ट भी साइंस है, इन का ऑब्जेक्ट भी साइंस है। अब यहां विच, अब यहां पर उसका अच्छी नॉलेज होना यही उसको बनाता है। विच मेक्स, सिंगुलर सही है, मेक्स का ऑब्जेक्ट हिम, एन आगे क्या लिखा, आइडियल कैंडिडेट। यहां पर हमारे सामने प्रेपोजिशन 4 आता है, ठीक है ना जी, और किस चीज के लिए वो बन जा रहा है भाई, रिसर्च स्कॉलरशिप के लिए। बाकी के सेंटेंस में कोई भी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पर काम करते हैं। शी इज नॉट ओनली कैपेबल बट ऑल्सो पैशनेट अबाउट ब्रिंगिंग इनोवेशन इनटू हर टीचिंग मेथड्स एंड इंस्पायरिंग हर स्टूडेंट्स। शी सब्जेक्ट हुआ, लिंकिंग वर्ब हुआ, नॉट ओनली के साथ लिखा है कैपेबल, बट ऑल्सो के साथ लिखा है पैशनेट, पैशनेट के साथ अबाउट बिल्कुल सही, अबाउट का ऑब्जेक्ट ब्रिंगिंग हो गया। कैपेबल
के साथ अगर मैं ब्रिंगिंग को जोड़ूंगा तो मुझे इसके साथ एक प्रेपोजिशन चाहिएगी एंड दैट इज ऑफ। अगर ऑफ यहां पर नहीं आएगा तो इसका मीनिंग डैमेज हो जाएगा। करेक्ट है मेरे भाई। आगे हम देखने का काम करते हैं, ब्रिंगिंग इनोवेशन इनटू हर टीचिंग मेथड्स। मेरी बात समझ रहे हैं, इनटू अपनी जगह वैलिड काम कर रहा है जो ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेकर जा रहा है। आगे लिखा है एंड इंस्पायरिंग हर स्टूडेंट्स, और उसके स्टूडेंट्स को इंस्पायर करना। तो ये बेहतरीन सवाल है। इसी तरीके के ये दो क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क में निपटाने हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे हर एक बच्चे से आंसर चाहिए। अगर आप इन क्वेश्चंस को, इन कॉन्सेप्ट्स को इग्नोर करेंगे तो माफी चाहूंगा बेटा, पेपर में गड़बड़ करके आओगे। बेहतरीन लेवल के पेपर्स में इस तरह के क्वेश्चंस मैंडेटरी हैं। आइए बच्चे अगले कॉन्सेप्ट की ओर लेकर चलते हैं आप लोगों को। प्रेपोजिशंस आफ्टर सर्टेन वर्ब्स, यानी कि कुछ ऐसी वर्ब्स हमारे सामने आती हैं जिनके बाद प्रेपोजिशन आती ही आती है ताकि उनका एक खास मीनिंग निकल कर आ सके। ठीक है बच्चों, आइए अब इस कैटेगरी में हमें सामान्यतः उन वर्ब्स के बारे में बात करनी है जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, और ऐसी इंट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ हमें लेकर चलनी पड़ती है कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशंस ताकि हम इसके बाद आने वाले नाउन को जोड़ सकें। ठीक है जी। अगर मैं आपके सामने कहूं सवीना इज तो आप कहेंगे सर ये तो अपने आप में क्या हो गया है, एक फ्रेजल वर्ब का भी क्वेश्चन हमारे सामने हो गया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। यहां लुकिंग के साथ अगर डॉक्यूमेंट्स को ढूंढने की बात है तो 4 हो गया। ठीक है ना जी। अब इसी बात को अगर मैं आपके सामने रीराइट करूं सवीना इज, और फिर मैं अगर आपके सामने कहूं सर्चिंग, तो सर्चिंग के साथ आप क्या लिखेंगे ताकि ये जो सेंटेंस ऊपर लिखा है ये यूं का यूं अपना मीनिंग मेंटेन रखें। अब इस पॉइंट में आप ये सोचेंगे सर अब बात समझ में आ गई, ये तो फ्रेजल वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से गया है, यहां पर इस लिखे हुए सर्चिंग के साथ भी हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा 4। ठीक है जी। सर्चिंग अपने आप में है तो है क्या, आप कहेंगे सर इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब इंट्रांजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को यहां पर इसके साथ ये 4 लिखना ही पड़ेगा, अदरवाइज इसका मीनिंग डैमेज होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 पर काम करते हैं। ही इज सर्चिंग फॉर अ फ्लैट। ठीक है ना, तो ये तो वही आपके सामने आ गया, वह किसी चीज को ढूंढ रहा है। सर ढूंढ किसी को नहीं, वो किसी की खोजबीन में लगा हुआ है और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है भाई, ये तो अपनी जगह ठीक है। अब यहां सवाल में एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। सवाल में ट्विस्ट क्या होता है, अब ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। यहां लिखा टू लिव है ना, लिव अपने आप में क्या है, आप कहोगे सर लिव अपने आप में एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है, लिव अपने आप में इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब इस इंट्रांजिटिव वर्ब को हम दैट से तो रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, बोलो हाँ। यानी कि यहां पर ये लिव किसके साथ जुड़ा है, आप कहेंगे फ्लैट के साथ जुड़ा है। सर वो रहता कहां है, बताओ जरा। अब वो रहता कहां है, आप कहेंगे सर वो रहता तो फ्लैट में है। तो फ्लैट में रहने के लिए मुझे इस लिव और फ्लैट को आपस में रिलेट करने के लिए इसके साथ एक प्रेपोजिशन इन लगानी पड़ेगी। ठीक है मेरे भाई, हाँ कि नहीं। मैं अगर आपके सामने एक छोटा सा सवाल और घुमाता हूं, पहले धीरे धीरे एक चीज को समझते चलेंगे। मैंने आपके सामने कहा दिस इज अ नाइफ टू कट। ठीक है ना जी। और फिर मैंने कहा दिस इज अ पेन टू राइट। और फिर मैंने आपके सामने कहा दिस इज एन एप्पल टू ईट। ठीक है ना। तीनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखिएगा, इनको कभी कभी डेंगलिंग इन्फिनिटिव्स भी कह देते हैं। डेंगलिंग का मतलब इनके बाद कुछ नहीं लिखा होता, ये हवा में झूल रहे होते हैं, जो कहा है वो इनसे पहले आएगा। मेरे बच्चों ध्यान से समझना, दिस इज अ नाइफ टू कट। आप कहेंगे सर काटा किसको जा रहा है, आप कहोगे किसी भी चीज को नहीं काटा जा रहा। एग्जैक्टली इस कट को हमें रिलेट करना है किससे, नाइफ से। और जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे होते हैं तो उसके लिए हम लोगों को प्रेपोजिशन विद लगानी पड़ती है, बोलो हाँ। सर दिस इज अ पेन टू राइट है ना मेरे भाई। तो आप कहेंगे सर लिखने के लिए अगर मैं इंस्ट्रूमेंट बताऊंगा तो इंस्ट्रूमेंट कौन है, पेन है, तो इसको रिलेट करने के लिए मुझे विद लगाना पड़ेगा। अब सवाल यहां फंस गया, दिस इज एन एप्पल टू ईट है ना। आप एक सेंटेंस दोबारा से लिखेंगे तो आप कहेंगे सर आई ईट एन एप्पल।
आप कहेंगे आई ईट एन एप्पल, आप कहेंगे सर जी ये जो हमारे सामने है ये तो अपने आप में सीधी ट्रांजिटिव वर्ब है। आई ईट एन एप्पल ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं खाना क्या चाहता हूं, एप्पल, तो इसीलिए यहां पर कोई प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। बाबू समझ गए? पहली बात हमें ये समझ में आ गई, फिर ये समझ में आ गई, उसके बाद हम लोगों ने डैंगलिंग इन्फिनिटिव्स के से पहले इसका मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर भी बता देता हूं। सेंटेंस में कुछ भी लिखा हुआ नजर आए, ये हमारे सामने ऑब्जेक्ट है मेरे भाई, आगे हमारे सामने यहां एक इन्फिनिटिव लिखा होता है। अब इस इन्फिनिटिव को इससे जब हम रिलेट करते हैं तो यहां प्रेपोजिशन आएगी या नहीं आएगी, इस चीज के डिसीजन पर आपसे सवाल कंफ्यूजन में दिया जाता है। ठीक है भाई, अब आओ मेरे भाई क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन बनाते हैं भाई सवाल नंबर 2 की तरफ। दे फाउंड अ पार्क, उन्होंने एक पार्क ढूंढा, टू वॉक दैट वाजंट टू क्राउडेड, वो ज्यादा क्राउडेड नहीं था ऑन द वीकेंड। अब मेरे भाई ध्यान से समझो, यहां लिखा इन्फिनिटिव, ये लिखा हमारे सामने। अब यूजुअली आप इस सेंटेंस को क्या कहोगे, आप कैसे लिखोगे, आई वॉक ब्लैंक अ पार्क, बताओ जरा क्या कहोगे? आप कहोगे सर जब इन दोनों को रिलेट करना है तो इन अ पार्क कहोगे। तो यही तो सवाल था मेरे भाई, वॉक के साथ हमें इन लगाकर इसको रिलेट पार्क से करना होगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये एक अल्टीमेट लेवल का बेहतरीन सवाल आप लोगों के लिए है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मुझे जेन्युइन फीडबैक भी देना मेरे भाई, ठीक है ना? मैं आपके लिए और भी कुछ अच्छा बेहतरीन करूंगा। 2 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए चीनी मिनी आईज बनाकर जरूर दिखाएगा होमवर्क में। कॉन्सेप्ट नंबर 5 पर हम काम कर रहे हैं, नाउन प्रेपोजिशन नाउन। अब देखो मजेदार बात क्या है सर, अगर हम किसी एक ही नाउन को मेरे बच्चों प्रेपोजिशन के बाद फिर से लिखने का काम करें मेरे बच्चों, इस कहानी के अंदर अगर ये नाउन दोनों के दोनों एक ही हैं तो भाई हम क्या करेंगे? तो आप कहेंगे सर जब ये दोनों के दोनों सेम है तो एक ही यहां पर और एक ही यहां पर, और आने वाली जो वर्ब है वो भी अपने आप में एक ही रहे, ठीक है ना? यानी कि ऐसे नाउन का क्या पर्पस है? रिपीटिशन एंड एम्फेसिस, जोर डालना और साथ साथ उस बात को क्या करना भाई, उस बात पर जोर डालने के साथ साथ उसको रिपीट करने की बात हो गई है ना मेरे भाई? जैसे अगर मैं आपको इसी के उदाहरण कहता हूं, मैंने कहा डोर आफ्टर डोर, ठीक है मेरे भाई, है कि नहीं जी? जैसे मैंने कहा बॉय आफ्टर बॉय, ठीक है ना जी? मैंने आपके सामने इनके और भी एग्जाम्पल लिखने हैं, तो सीधा लॉजिक है ये हमारे सामने एक नाउन और सर प्रेपोजिशन बीच में कोई भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द मेमोरियल हैड रोज अपॉन रोज, सवाल बिल्कुल इजी हो गया। मेमोरियल के पास है क्या? लाइनें दर लाइनें, है ना, ऑफ फोटोग्राफ्स की। तो इसका मतलब सेम नाउन को प्रेपोजिशन के बाद लिखा जा रहा है, तो सर यहां पर भी और यहां पर भी दोनों तरफ आपको सिंगुलैरिटी मेंटेन करके चलनी होगी। ठीक है बच्चे, सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। विमेन आफ्टर विमेन केम फॉरवर्ड, ठीक है ना जी मेरे प्यारे नन्हे भाइयों, जब आप इस सिंगुलर को प्रोनाउंस करते हैं तो इसको आपके बोलने का अंदाज होता है वुमा, ठीक है जी। और जब आप इसको लिखने का काम करते हैं तो आप इसे पढ़ते हैं विमेन। कैसे पढ़ते हैं? विमेन, करेक्ट है। तो ये भी यहां पर सिंगुलर होगा, ये भी सिंगुलर होगा। वुमेन आफ्टर वुमेन केम फॉरवर्ड, आगे आई टू शेयर द एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग द सेमिनार, ठीक है भाई। तो अब आपके लिए 2 होमवर्क क्वेश्चंस, जरूर इनको बनाइएगा। आइए बच्चों कॉन्सेप्ट नंबर 6 पर मैं आपको लेके चलता हूं। यहां करेक्ट प्रेपोजिशंस यूज करनी है विद ट्रांसपोर्ट। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात, अगर जनरल हमारे सामने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जनरल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब सामान्य यातायात के साधनों की अगर बात कही जाए तो बाई, इसके बाद कोई भी आर्टिकल नहीं, और उसके बाद हम ट्रांसपोर्टेशन का सोर्स लिखने की कोशिश करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं आपको कहता हूं भाई, मैंने कहा बाई कार, मैंने कहा बाई बस, ठीक है मेरे भाई, या जो भी आप यहां लिखना चाहें। अब मेरे बच्चे अगर हम मान लीजिए इसे स्पेसिफिक सेंस में यानी कि एनक्लोज्ड सेंस की अगर बात करते हैं, एनक्लोज का मतलब जो चारों ओर से बंद है, तो इस मामले में हम लगाते हैं इन, और इनके साथ लिखने की कोशिश करते हैं किसी भी तरह का एक डेटर्मिनर, ठीक है भाई। और जब डेटर्मिनर लिख देते हैं तब हम लिख देते हैं क्या चीज? मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना मेरे भाई, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है जी। जैसे उदाहरण से इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, मैंने कहा इन हिज कार, ठीक है, ओके, इन द बस, ठीक है ना जी, इन द कैब। आप मेरी बात समझ रहे हैं, हाँ कि नहीं? अब यहां से एक चेंज और हमारे सामने आ जाता है। क्या चेंज हमारे सामने आ जाता है मेरे भाई? अगर हम किसी भी
ऐसे ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं जिसके अंदर वोकेबिलिटी हो। वोकेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर एक फ्लोर की कंसीडरेशन होती है, ठीक है ना। तो वोकेबिलिटी की अगर हम बात कर रहे होते हैं तो हम लोगों को उसके लिए लिखना पड़ता है ऑन। जैसे मैंने आपके सामने कहा ऑन द बस, ऑन द ट्रेन। जब हमारी बात क्या है? जब हमारी वोकेबिलिटी को जस्टिफाई किया जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? दोबारा से समझेगा। मैं आपको ये कहूंगा ही इज इन द ट्रेन, ही इज इन द बस, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं कहूं ही इज ट्रेवलिंग, अगर ट्रेवलिंग की बात मैं करूंगा तो इन नहीं, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं उसे वोकेबिलिटी बिहेवियर पे, जिसपे एक फर्श की कंसीडरेशन होती है, ही इज ट्रेवलिंग ऑन द बस, ही इज ट्रेवलिंग ऑन द ट्रेन, ठीक है बच्चे, ठीक है। अगर आप शिप की भी बात करते हैं, आर गेटिंग माय पॉइंट? तो ये छोटे छोटे बिहेवियर हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जो ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं है लेकिन फिर भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हैं हम, तो उनको हमने कहा अदर सोर्सेस। तो ऐसे अदर सोर्सेस के लिए हम ओन यूज करते हैं, जैसे ओन फूट, मैंने कहा ओन हॉर्स, ठीक है, ऑन कैमल। मेरी बात समझ रहे हैं? ये ट्रांसपोर्ट सोर्सेज नहीं है लेकिन हम इनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर जाते हैं, तो वहां हमारी कंसीडरेशन ऑन के लिए चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 पर काम करते हैं। वी अराइव्ड इन ट्रेन बाय जस्ट बिफोर द स्टॉर्म स्टार्टेड। सर स्टॉर्म के आने से पहले, ये बिफोर एक कंजंक्शन है जो इस लिखे क्लॉज को जोड़ रहा है। वी अराइव्ड, ठीक है, ट्रेन, तो ये तो जनरल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, आपने यहां पर बाय लगा दिया। He reached the office, ये हम पढ़ ही चुके हैं सर, इनके साथ कोई preposition की जरूरत नहीं है। आगे लिखा है बाई फूड। सर फूड के लिए एक ऐसा सोर्स जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जा रहा है, तो आपको यहाँ ओन लगाना पड़ेगा। आगे लिखा है सिंस, ठीक है जी। नो व्हीकल्स वर अवेलेबल, कंजंक्शन हो गया है और जो बताने का काम करता है रीजन, क्योंकि कोई व्हीकल्स वहां पर उपलब्ध नहीं थे, ठीक है बच्चे। तो चलिए अब 2 क्वेश्चंस होमवर्क में है, खटाखट सटासट फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा मेरे भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 7 हमारे सामने, यूजिंग एंग्री, वेक्स्ड, डिस्गस्टेड, एनॉयड, ठीक है ना जी। अब इन सभी की सभी लिखी हुई वर्ब्स की हम बात करें, ठीक है जी। इन सभी वर्ब्स की अगर हम बात करते हैं, मैं इसको ए कहता हूं, बी, सी और डी, ठीक है जी। अब अगर इन ए, बी, डी, अगर इन सभी के साथ हम एट की बात करते हैं, इनके साथ अलग अलग तरह की प्रेपोजिशंस आती हैं। अगर एट की हम बात करते हैं तो एट के बाद हम लिखने का काम करते हैं किसी भी सिचुएशन को। मेरी बात समझ रहे हैं? किसी भी सिचुएशन को, किसी भी एक्शन को, ठीक है ना जी। या फिर अगर हम कहें तो किसी भी थिंग के बारे में अगर बताएं, ठीक है भाई, ओके। लेकिन अगर इन सभी के साथ हम विद का यूज करते हैं तो विद हम यूज करते हैं किसके साथ? जब हम किसी पर्सन को जिक्र में लेकर आते हैं, पीपल को लेकर जिक्र आते हैं। तो ये इस तरीके की जो कंफ्यूजन है, आपको मेरे सिलेक्शन बैच में इस तरीके की पूरी डिस्कशन खोलकर समझाई जाती है, पर पेपर के हालात देख के ये चीज एग्जामिनेशन में आ सकती है। क्वेश्चन 2 आपके सामने है। शी वॉज एक्सट्रीमली एनॉयड एट हर ब्रदर। सर यहां पर भाई पर्सन है, एनॉयड के साथ, तो यहां पर एट नहीं, इंसान के लिए तो विद लगा देंगे। शी सब्जेक्ट वॉज एक्सट्रीमली एनॉयड। एनॉयड एक एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव से पहले आ रही है एडवर्ब, लिंकिंग वर्ब की वजह से ये एडजेक्टिव सही है। फॉर कॉन्स्टेंटली, ठीक है ना जी, क्या रीजन है उसका, ठीक है ना। फॉर कॉन्स्टेंटली इंटरप्टिंग हर ड्यूरिंग द मीटिंग, ड्यूरिंग एक प्रेपोजिशन है जो समय अवधि को बताती है। आई वॉज वेक्स्ड विद द डिले। डिले अपने आप में क्या है? डिले अपने आप में एक एक्शन है। जब आप एक्शन को बताने का काम करें तो सर यहां पर आपको एट लगाना होगा, एट द डिले इन पब्लिशिंग। सर इन पब्लिशिंग का मतलब इस एक्टिविटी को कंटिन्यू करने में। द एग्जाम रिजल्ट्स डिस्पाइट। अब डिस्पाइट के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। डिस्पाइट हमेशा बताता है के बावजूद, एक कॉन्ट्रडिक्शन। इसके मीनिंग की अगर हम बात करते हैं तो इन स्पाइट ऑफ इसका मीनिंग होता है, इसीलिए डिस्पाइट के साथ हम ऑफ लगाना सुपरफ्लूअस मानते हैं, ठीक है मेरे भाइयों। ये पेपर में क्वेश्चन बार बार आप लोगों से पूछा जाता है। तो 2 क्वेश्चंस आप लोगों के होमवर्क के लिए हैं मेरे भाई, जरूर सोल्व करके कमेंट्स में मुझे आंसर दीजिएगा। अपने जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, जितने भी आप लोग तैयारी कर रहे होते हैं, यार दोस्त आपस में बैठते हैं, उनके साथ इन क्वेश्चंस को लेकर चर्चा जरूर किया करें। 2 फायदे मिलेंगे। पहली बात, आपको अपने कॉन्फिडेंस की पहचान होगी। दूसरी बात, आप किसी के साथ जब डिस्कस करते हैं तो आप ज्यादा सीखते हैं, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है मेरे भाई। कॉन्सेप्ट नंबर 8 पर हम काम कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ, इंस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट। देखो मेरे बच्चों, ये तो दोनों के दोनों इक्वल है, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है ना। ये बताने का काम करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है ना, ये बताने का काम करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन।
अगर आप इन्हीं को कंजंक्शन के परिवार से जोड़ दें तो ये काम करते हैं ऑल्दो या दो का, ये काम करते हैं ऑल्दो या फिर दो का, ठीक है ना, यद्यपि, ठीक है, हाँ कि नहीं। अब अगर मैं आपके सामने कहूं ऑल्दो ही हैड मनी, कॉमा ही लिव्ड लाइक अ पॉपर। पॉपर का मतलब आप जानते ही हैं, एक ऐसा गरीब इंसान जो दूसरों पर डिपेंडेंट रह जाता है, ठीक है ना जी। ये तो कंजंक्शन हो गया, यहां इसका क्लॉज हो गया सबऑर्डिनेट, और वहां हो गया आप लोगों का मेन क्लॉज। मेरी बात समझ रहे हैं। अब इसी ऑल्दो को हटाकर मैं डिस्पाइट से अगर इसी सेंटेंस को बनाऊं तो मुझे इसके लिए, ठीक है ना, आपको फ्रेज बनाकर चलना होगा, ठीक है ना, डिस्पाइट और उसके बाद मैं लिखूंगा हैविंग मनी, ठीक है ना, तो कोमा आगे पूरा हमने ये चीज लिख दी। जब इंस्टेड ऑफ के बारे में हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है इन ल्यू ऑफ, इसका मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, यानी कि कुल मिलाकर ये हमें बताने का काम करता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी चीज के स्थान पर। मेरी बात समझ रहे हैं आप। ये चीज कहना चाहें कह सकते हैं, है ना, ही टुक माई कार इंस्टेड ऑफ हिज स्कूटर। अपना स्कूटर ले जाना था, उसकी बजाय मेरे गाड़ी लेकर चला गया, ठीक है ना। तो ये सब्स्टिट्यूशन हमें बताता है। तो मेरे बच्चों आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर काम करते हैं। रोहन डिसाइडेड टू टेक अ नैप डिस्पाइट ऑफ, सवाल यहीं से इजी होगा। रोहन सब्जेक्ट, डिसाइडेड हमारे सामने एक फाइनाइट वर्ब है जिसकी नॉन फाइनाइट वर्ब यहां पर है, ट्रांजिटिव होने के नाते इसका ऑब्जेक्ट आ गया है। डिस्पाइट का मतलब इन स्पाइट ऑफ है तो ये सुपरफ्लोस हो गया। प्रेपोजिशन की वजह से जेरेंट ठीक चल रहा है। अ लॉट ऑफ के बाद यहां अनकाउंटेबल नाउन, और ये जो लेफ्ट लिखा है ये एडजेक्टिव है भाई, जो वर्क की स्टेटस को बता रहा है। माई फ्रेंड एंड आई चोज टू स्टे होम लिखा है आगे भाई, इंस्टेड गोइंग टू द कॉन्सर्ट। सवाल देखेंगे, माई फ्रेंड सब्जेक्ट है एंड आई, ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट प्लूरल होने की वजह से, ठीक है जी, यहां पर CHOOSE वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की हम लोगों ने सेकंड फॉर्म यहां पर मेंशन कर दी है। करेक्ट हो गया भाई। आगे हमने देखा क्या लिखा, टू स्टे, रहने के लिए हमने चुना होम, ठीक है ना जी। स्टे अपने में इंट्रांजिटिव वर्ब है और ये होम इसकी एडवर्ब है। इंस्टेड के साथ जब तक ऑफ नहीं लगे तब तक आगे की बात गड़बड़ हो जाए, ठीक है मेरे भाई। करेक्ट होगा। अब ये सवाल यहां पर एक और फंसा रहा है, ये टू अपने आप में एक ऐसी प्रेपोजिशन है जो गंतव्य स्थान के बारे में हमें बताता है, यानी कि डेस्टिनेशन। तो ये अपनी जगह बिल्कुल वाजिब है मेरे बच्चे, इसमें कोई छेड़खानी की आवश्यकता नहीं है, ठीक है जी। 2 क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूं, जरूर बनाइएगा मेरे भाई। कॉन्सेप्ट नंबर 9 पर काम करते हैं, प्रेपोजिशंस एंड ऑब्जेक्टिव केसेस ऑफ प्रोनाउन। देखिए बच्चों, आप लोगों ने मेरे साथ मिलकर प्रोनाउन पढ़ा है। प्रोनाउन की खूबसूरती यह है कि जब भी किसी प्रेपोजिशन की हम बात करते हैं तो प्रेपोजिशन के बाद हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने एक प्यारी सी बात कहूं, द एप्पल्स ऑफ कश्मीर इज आर डिलीशियस, ठीक है जी। तो आप यहां क्या वर्ब का एग्रीमेंट तैयार करेंगे, बहुत इजी हो जाएगा मेरे बच्चे आप लोगों के लिए। आप कहेंगे सर सबसे पहले तो हमने प्रेपोजिशन बोल दिया, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ऑब्जेक्टिव केस का इस वर्ब से कोई लेना देना नहीं। सब्जेक्ट साहब कौन बैठे हैं, एप्पल्स। एप्पल्स की वजह से यहां आपने क्या लगा दिया मेरे भाई, आर लगा दिया। करेक्ट हो गया मेरे भाई। तो यही चीज आपके एग्जामिनेशन में ऐसे भी परेशान करती है कि ऑफ के बाद अगर यहाँ आई लिखा हुआ हो तो आई की जगह ऑब्जेक्टिव केस आप लोग लेकर जाएंगे, ठीक है भाई। तो आइए बच्चों इसी के बेस पर सवाल तैयार करते हैं। द अवार्ड वॉज गिवन टू द आर्टिस्ट, अवार्ड दिया गया किसको, आर्टिस्ट को। फॉर हु, अब यहां पर फॉर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फॉर अपने आप में प्रेपोजिशन है, ठीक है जी। प्रेपोजिशन की वजह से हु को हम किस में लेकर जाएंगे, हुम, जो कि एक ऑब्जेक्टिव केस है। फॉर हुम द ऑडियंस हैड शोन ग्रेट एडमिरेशन, ठीक है जी। यहां पर बिल्कुल ठीक जा रहा है, हेड के साथ थर्ड फॉर्म, यहां पर ग्रेट एडमिरेशन अपना इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। थ्रू आउट का मतलब होता है पूरे के पूरे इवेंट के दौरान, ठीक है भाई। सवाल नंबर 2 पर काम करते हैं। द अवार्ड वॉज एक्सेप्टेड ऑन बिहाफ ऑफ दे, बिल्कुल इजी सवाल हो गया। अवार्ड नॉन डूअर है, पैसिव वॉइस का। आगे ऑन बिहाफ ऑफ एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जिसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, तो दे को हटाकर देम लगा देंगे। Who had worked hard, आगे क्या लिखा हुआ है, who had worked silently behind the scenes, behind the scenes preposition का ऑब्जेक्ट हो गया। अब 2 क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क में बनाने हैं मेरे भाई, ठीक है बच्चों।
तो इसी बात के साथ उम्मीद करता हूं आप इस मेहनत को आगे कंटिन्यू करेंगे और अगले सेशन का इंतजार भी करेंगे, सेशन को सभी तक पहुंचाएंगे, मेहनत करेंगे। और मेरे बच्चों, इस पूरे सेशन की पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका कमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डेफिनेटली एंजॉय कीजिए, वीडियो को दोबारा देखिएगा। हर एक कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम्स में 100% काम आएगा। बेस्ट विशेष, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।